इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। ओके, तो आज का हमारा 881वां यानी कि 881st सेशन है। और हमारी जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर ध्वनिका जे धगट। डॉक्टर ध्वनिका का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच के इस फोरम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 सेशन होता है। 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो डॉक्टर धन्विका का मैं एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे देना चाहूंगी। वो बीएचएमएस एमडी हैं और करंटली अभी पीजी कोऑर्डिनेटर है एट श्री स्वामी नारायण होम्योपैथी कॉलेज, और प्रोफेसर और एचओटी हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी। एक्स प्रिंसिपल रह चुकी हैं मुनार्क होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। काफी सारे इनके एकेडमिक और क्लिनिकल प्रैक्टिस के अचीवमेंट है। पिछले 19 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जामिनर रह चुकी हैं डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में। और इनकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हैं रीनल कैलकुलाई और होम्योपैथी अप्रोच टू केसेस ऑफ रीनल कैलकुलाई विद होम्योपैथिक मदर टिंचर्स एंड रोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेरिकम इन एक्यूट एपिसोडिक अटैक ऑफ पेन। इनको और भी इनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहे हैं एमडी में, और अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने काफी एकेडमिक अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। तो डॉक्टर ध्वनिका का जो आज का टॉपिक है वो है हेरिंग्स रिपर्टरी ऑफ गाइडिंग मटेरिया मेडिका। जो सीबी नर ने जो रिपोर्टरी लिखी है उसके ऊपर आज डॉक्टर ध्वनिका अपना सेशन देंगी। किस तरह से वो नर्स रिपोर्टरी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हमारे काम आती है, उसके ऊपर डॉक्टर ध्वनिका आज हमारे साथ अपना नॉलेज और विजडम शेयर करेंगी। तो डॉक्टर ध्वनिका, आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। थैंक यू नेहा मैडम फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इंट्रो। इतना सुंदर इंट्रो देने के लिए धन्यवाद। और इस मंच के जो भी ऑर्गेनाइजर है, एडिटर है, डॉक्टर सहानी साहब, और जो भी कनेक्टेड एडिटर्स है, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा जो फोरम उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है स्पेशली होम्योपैथ्स के लिए। जो अपग्रोइंग होम्योपैथ्स है, ये सेशंस देख के और ये सेशंस के क्लिनिकल जो भी नॉलेज मिल रहा है वो अपने रूटीन प्रैक्टिस में लाके होम्योपैथी को आगे ले जाते हैं, एक स्टोन आगे ले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं हर बार ये अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे ऐसे मतलब बहुत कम ऐसे फोरम है या बहुत कम ऐसे है जो क्लिनिकल चीज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसीलिए मैं ज्यादातर इस सेशन में क्लिनिकल की केसेस की ही बात करूंगी, क्योंकि नर रेपर्टरी हमको थियरी तो सब पता ही है सब लोगों को। ऐसे प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन बहुत कम लोग जानते हैं। नर रेपर्टरी बेसिकली हमको पता है कि बेसिकली अगर हम रेपर्टरी देखने जाए कि रेपर्टरी की बात करें तो खाली एक कैंट हमारे दिमाग में आती है कि कैंट के अलावा और कोई रेपर्टरी हम यूज ही नहीं करते हैं मेजोरिटी टाइम्स। इवन रिसर्च में भी ऐसा होता है कि रिसर्च पर्पस भी अगर कोई टॉपिक लेता है तो दैट इज रिलेटेड टू कैंट, और कैंट हो तो मैक्स कैंट, उसके बाद बोगर है या बोरिक है, और बीटीपी भी है। ये चार के सिवा लगभग कोई दूसरी रेपर्टरीज का उपयोग बहुत कम करता है। पर अगर देखा जाए तो अगर मैं मेरी ही बात करूं तो एक, जैसे मैं यूजी में थी तब हमको बेसिक रेपर्टरीज तो 3 रेपर्टरी से इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें से बीटीपीबी, बोगर और कैंट। तो यूजी के लेवल में खाली कैंट के सिवा हमको ऐसा लग रहा था कि कोई रेपर्टरी है ही नहीं, मतलब ही इज ओनली द वन, तो उनका ही रेपर्टरी पढ़ना चाहिए। ऐसा दूसरे उस वक्त इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे, वो उस करिकुलम में भी नहीं थे, बाद में ये सब करिकुलम में आया। तो फिर बीबीसी और बीटीपीवी में जब एमडी का मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस उस पे भी दिया गया। और उसके बाद जो भी मॉडर्न रेपर्टरीज है और अदर रेपर्टरीज है,
उसको देखा हमने, तो हमको पता चला कि बेसिकली ये जो 3 रेपर्टरीज है, जिसको बेसिक सोर्स रेपर्टरीज कहा जाता है, उसका सोर्स भी एक और है। जैसे अगर नैर रेपर्टरी ली जाए, तो नैर रेपर्टरी वाज इंट्रोड्यूस, वो कैंट रेपर्टरी से पहले आई थी। तो कैंट का सोर्स है वो नैर रेपर्टरी है, और उसको ही हम भूल जाते हैं, उसका ही हम नहीं लेते। अगर हम नैर रेपर्टरी, एक चीज और है कि क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं ये रेपर्टरीज। एक मिनट, सबको एडमिट कर देती हूँ। हाँ, ओके। दूसरा एक चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि कैंट के सिवा, कैंट, बीटीपीपी और बीबीसीआर के अलावा अगर कोई रेपर्टरी यूज की, तो एक तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा समझ में नहीं आता है। जैसे कि जैन का पब्लिशिंग, अभी पब्लिशर कैंट रेपर्टरी का जो है, तो उसमें समझ में आता है। लेकिन बेसिकली जो इनिशियली नर रेपर्टरी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो इतना जम्बल्ड अप फॉर्म था उसका रेपर्टरी में, हमको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से रूब्रिक स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, कहाँ कौन सा रूब्रिक अभी नेक्स्ट आएगा, या तो वो रूब्रिक इंटरमिंगल है कि नहीं। तो ये सब डिफिकल्टीज की वजह से मेजोरिटी टाइम्स ऐसा हुआ था कि ये रेपर्टरी इग्नोर की जाती थी। पर मेरे एक टीचर ने हमें सिखाया था, एक ही बार बोला था, डीपी रस्तोगी साहब ने बोला था कि जब भी आप कोई भी जगह पे अगर आप स्टक हो जाओ केसेस में, क्लिनिकल केसेस में स्पेशली, तो नैर रेपर्टरी ओपन कर लो। बस उसी दिन से वो मैंने चीज अपने दिमाग में रख ली कि अगर मैं कोई भी जगह क्लिनिकल में, अगर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टकअप हो जाते हैं, क्रोनिक केसेस में स्टकअप हो जाते हैं, कोई दूसरा कुछ अपनो मतलब कोई मोड हमको मिलता नहीं है, तो वो तब हम ये रिफर करते हैं। तो ऐसा एक दो बार केसेस में, एक भी दो बार किया मैंने, तो इतना वंडरफुल रिजल्ट उसका मिला। आज वो वही मैं शेयर आपको करना चाहती हूँ कि कौन कौन से बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स मिले हमको, उसकी बात करती हूँ। एक बार मेरा पावर पॉइंट शेयर करूंगी, अगर आपको दिखाई, मतलब कुछ तकलीफ जैसा हो, अगर नहीं दिखाई दे तो मुझे जस्ट आप। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे नैर रेपर्टरी का, तो आपको सबको पता है। नर रेपर्टरी के जो सिम्टम्स है, वो हैरिंग साहब ने अपनी मटीरिया मेडिका में, हैरिंग्स मटीरिया मेडिका में जो सिम्टम्स है, वही सिम्टम्स उन्होंने नर रेपर्टरी में ऐड किए हैं। हैरिंग सर ने जो भी सिम्टम्स है, वो डायरेक्ट जैसे क्लिनिकल प्रूविंग में मिले, पेशेंट के प्रूविंग में जो भी सिम्टम्स मिले, वो डायरेक्ट सिम्टम्स ही उन्होंने ऐड किए हैं। तो नर रेपर्टरी, जब ये नर साहब बना रहे थे रेपर्टरी, उन्होंने वो सिम्टम्स जैसे म्यूटिलेट करके, ब्रेक करके, जो जो सिम्टम्स है वो लिए हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां, बाकी जो सिम्टम है वो अल्फाबेटिकली है, तो उसकी वजह से उसको ज्यादा चेंज नहीं किया है, तो उसकी वजह से उसको कॉन्कोर्डेंस रेपर्टरी कहा जाता है। प्योरिटन ग्रुप में ये रेपर्टरी आती है। और ज्यादातर जो रेपर्टरी है, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको रेपर्टरी हम कहते हैं, जैसे कैंट रेपर्टरी, तो उसके कंपैरिजन में उसका स्ट्रक्चर नहीं आता है। बेसिकली दोनों सेपरेट है। जैसे लॉजिक है, वो डिफरेंट लॉजिक है, डिडक्टिव लॉजिक से कैंट बनी हुई है, तो ये प्योरिटन में आती है, इसीलिए दोनों का कंपैरिजन भी टफ है। कंपैरिजन करना ही नहीं है इसमें, वो एज अ रेफरेंस बुक यू कैन यूज। नर रेपर्टरी, वो जो रेपर्टरी है उसको हम रेफरेंस बुक से ही यूज कर सकते हैं, उससे रेपर्टराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम्स जो है प्योर प्रूवर के फॉर्म में ही दिए गए हैं, उसमें दूसरी रेमेडीज, मतलब जो रेमेडीज है उसके ग्रेडेशंस भी उसी हिसाब से है। तो यू कांट रेपर्टराइज विद दिस रेपर्टरी। और ज्यादातर
नर साहब ने पैथोलॉजिकल जर्नल्स पे भी इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है। उन्होंने जो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के डेटा दिए हैं वो हैरिंग साहब ने अपने थीटा के सिंबल में दिए हैं, अपने मटीरिया मेडिका में। जो थीटा का जो सिंबल है, अगर आपको हैरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में मटीरिया मेडिका का हैरिंग गाइडिंग सिम्टम्स अगर आप देते हो, तो उसमें जो थीटा सिम्टम आपको दिखाई दिए, तो दैट इज द क्लिनिकल, वो क्लिनिकल सिम्टम्स है और पैथोजेनेटिक सिम्टम्स है। मतलब ये यहाँ ही उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि अगर आपको, अगर ऐसे केसेस है, जो केसेस कई बार ऐसा होता है कि पैथोलॉजिकल इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल केसेस आ जाते हैं आपके क्लिनिक में। कई बार ऐसा होता है कि मेंटल्स बहुत कम होते हैं, तो ये केस में क्या किया जाए? खाली रेफरेंस के तौर के पेशेंट भी आपको उस टाइम खुद बताता है कि हमको खाली ये दर्द कम हो, मतलब हमको ये प्रोग्रेस, डिजीज प्रोग्रेस ना हो, ऐसा कुछ मेडिसिन दिया जाए। तो ऐसे सब पेशेंट्स जब ये आते हैं तो ये रेपर्टरी बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें जो रूब्रिक्स है, काफी हम रूब्रिक्स की भी मैं बात करूंगी, कितने अच्छे रूब्रिक्स है। तो वो उससे कैसे हम क्लिनिक में यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेशेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। ओके। एक चीज और है कि ये नर रेपर्टरी पढ़ते वक्त एक चीज मुझे और भी मिली कि जब भी आप नर रेपर्टरी को यूज करते हो तो उसका, उसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो दूसरी रेपर्टरीज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेसिक रेपर्टरी है, उसी इसके लिए वो दूसरे रेपर्टरीज में नहीं मिलेंगे। और उसमें पैथोलॉजिकल जो कंडीशंस है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशंस, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, वो उसके बेसिस पे जो सिम्टम है वो ज्यादा है उसमें। जहाँ जनरल्स और मेंटल्स कम है, वो हमारी बात ऐसे भी हो कि जहाँ जनरल्स और मेंटल्स कम है, ऐसे बहुत है। जैसे मुझे याद आ रहा है एक केस था, उसको इतनी न्यूमोनिया था, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया के लिए उसको एडमिट किया था। उसके बाद उसको ठीक नहीं हो रहा था, 3-4 डॉक्टर्स बदले उन्होंने। और उसके बाद वो होम्योपैथी उन्होंने ट्राई किया, तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा एक न्यूमोनिया का सिम्टम, मतलब चेस्ट में, नर में ही दिया हुआ है। और उसमें आई वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी सर्टन रेमेडीज, वो कुछ ऐसी रेमेडीज मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो वो रेमेडी चैलिडोनियम मिली न्यूमोनिया में। यूजुअली हम ऐसा सोचते भी नहीं, मतलब वो नियर भी नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है। तो वो अगर पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है न्यूमोनिया में, और तो रिकरेंट होता है, तो उसमें ये मुझे रूब्रिक मिला था नर रेपर्टरी में, बहुत ही अच्छा रूब्रिक था। और उसके बाद वो मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन तभी दिया और उसको काफी रिलीफ थी। तो ये केस मुझे याद आया बीच में। और हाँ, ओके। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये रेपर्टरी हम रेपर्टराइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको खाली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं, या तो फिर उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, दो रेमेडीज का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। पर उसने अपना जो क्लिनिकल में उसका बहुत ही अच्छा स्थान है। और जैसे ही बात हुई कि ये लिटरेचर में ज्यादातर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिए गए हैं। पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बोगर में भी दिए गए हैं। और का बोगर भी जैसे कैंट के बाद बोगर आई थी, ये पहले थी। मतलब ये टेंटेटिवली 1890 के करीब आई थी, तो ये बेसिक सोर्स बुक यही है।
क्यों आप यूज़ कर रहे हैं इसमें जैसे कई बार मेंटल्स नहीं मिल रहे हैं तो पैथोलॉजिकल और जो इसमें पॉजिटिव मतलब बहुत कम सिम्पटम्स हो कोई केस में तो भी ये यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और कुछ ऐसे ये चैप्टर्स है उसमें, इसमें बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स हैं। 48 के करीब चैप्टर्स हैं और कुछ ऐसे ये चैप्टर्स हैं जो दूसरे किसी रेपर्टरी में कभी मेंशन ही नहीं किए। तो ये मतलब बाद की रेपर्टरी में मॉडर्न को रेपर्टरी को छोड़ दो आप, जो भी बेसिक में कैंट है और बीबीसीआर है उसमें मेंशन नहीं किए गए। जैसे ये मुझे मिला टिश्यू, टिश्यू चैप्टर बहुत ही अच्छा और उम्दा चैप्टर है। एक बार खाली देख लेना ये। जैसे कार्टिलेज उसमें एक रूब्रिक दिया है कार्टिलेज टिश्यू में। तो मैंने कई बार ये रेपर्टरी खाली मैं रेपर्टरी भी पढ़ती हूँ कभी बार, तो मुझे ऐसा लगा जब भी कि कार्टिलेज टिश्यू में दिया है, तो मेरे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे नी जॉइंट के पेशेंट्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता था कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत हद तक प्रोग्रेस हो गया होता है और उसको पेन नहीं जाता है, स्वेलिंग नहीं जाता है, तो ये एक रूब्रिक आप देखना टिश्यू में कार्टिलेज में आप जाओगे तो अर्जेंट मेटालिकम एक रेमेडी दिया है, 3 मार्क में रेमेडी दिया है। इसने ये पढ़ने के बाद मैंने जैसे ये पेशेंट्स कार्टिलेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं तो उसको स्वेलिंग और वो सब होता है तो उसको अर्जेंटम मेटालिकम मैंने देना शुरू किया, ये रेपर्टरी में पढ़ने के बाद देना शुरू किया। तो उसको इतना वंडरफुल इतना अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद अभी जब भी कोई भी केस ऐसा आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत टिपिकल केस आता है तो मैं फिर अर्जेंटम मेटालिकम से ही स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले ये सोचा भी नहीं था कि अच्छा कार्टिलेज पे एक्शन है उसका तो ये रेमेडी दे सकते हैं। बस खाली ये चीज कंसिडर करने के बाद भी हम ऐसा रेमेडीज दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रूब्रिक उसमें है। यू कैन अप्लाई लाइकवाइज, ये इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा उसी में टिश्यू में फ्लूइड्स है, लिगामेंट्स है, मेटामॉर्फोसिस है, तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी पार्ट्स पे भी उसने रूब्रिक्स दिए हैं। उनका कितना उम्दा वर्क होगा कि उन्होंने कुछ ऐसे रूब्रिक्स है वो बॉडी पार्ट्स पे दिए हैं, कहीं नहीं दिए। एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा बेसिक बॉडी लेवल का जो अगर डिरेंजमेंट है तो यू गो विद द नेयर रेपर्टरी। वो वही वो सॉल्यूशन है। बॉडी लेवल पे डिरेंजमेंट है तो वही सॉल्यूशन है। फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ भी एक चैप्टर है, जैसे कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन टुडे एज में भी वो बहुत ही मतलब अगर आप प्रैक्टिस में बैठ बैठ जाओ तो कई बार आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैडम मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक करना है, मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज करना है। एक पेशेंट मुझे मेरा था पेशेंट रांची से, मुझे याद है वो पेशेंट रांची से। बस यही हर बार जब भी आए रांची से पेशेंट तभी मैडम ये मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक करना है, मैं काली हो गई हूँ, मुझे गोरा होना है, मैं पहले बहुत गोरी थी। तो ये डायरेक्ट अपने को रूब्रिक मिल सकते हैं, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर क्लिनिक में बैठो तो यू कैन हैव द डायरेक्ट रूब्रिक्स। यहाँ से हम डायरेक्ट रेमेडी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, एज है, टेम्परामेंट, इसमें सभी रेमेडीज दिया हुआ है। एक बार खाली आप देखो कि कितना अच्छे रेमेडीज दिए हुए हैं। फिर नर्व्स, नर्व्स उन्होंने सेपरेट चैप्टर्स नर्व में है, जैसे उसमें कुछ रूब्रिक्स है, पोरिया, हिस्टेरिया, इसमें से भी मैंने रेमेडीज दिया है क्लिनिकल रेमेडीज क्लिनिकल केसेस में। फटीग, न्यूरल्जिया, मैं आपको उस सभी केसेस भी अभी दिखाऊंगी। ये खाली जो भी स्पेसिफिक उसमें रूब्रिक्स मिला तो मैं जस्ट मुझे लगा कि ये पढ़ने जैसा है, आपको वो बताने जैसा है। आप भी देखो, इसमें कई बार आपको मिल जाएगा ये पेशेंट्स में। जैसे दूसरा ये रूब्रिक है टच, पैसिव मोशन इंजरीज। इंजरीज बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। इंजरीज फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स, इंजरीज फ्रॉम हार्ट ब्लो, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ इंजरीज। तो ये इंजरीज चैप्टर दिया है, उसमें बहुत अच्छी रेमेडीज है।
यू कैन अप्लाई इन द यो आप अपने क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ ग्रेडेशंस और मार्किंग्स दिए हुए हैं नर्स साहिब ने। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे ही हम रेपर्टरी में करते हैं कि ज़्यादा ग्रेड का है तो वो आप वो लो। तो मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि अगर वो 3 और 4th ग्रेड का हो तो वो मैं कंसीडर करूँगी। 1st एंड 2nd ग्रेड का हो तो हम ये मेडिसिन मतलब वो रेमेडी थोड़ा लीस्ट कंसीडर करेंगे। मार्किंग्स एट टाइम्स ये हो जाता है कि अगर बुक में है तो अलग है, कई बार आपके ऐप में हो या तो फिर कोई प्रोग्राम में है तो थोड़ा मार्किंग्स चेंज हो जाता है। तो वो एक कंपेयर आप कर लेना कि कई बार क्योंकि वो डिजिटाइज़ेशन होता है तो उसमें थोड़ा चेंज हो आ जाता है। ठीक है? तो कौन-कौन से मार्किंग्स हैं ये ज़्यादातर लोगों को पता है, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें बहुत अच्छा ये टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट्स अगर ये वाले सिम्पटम्स मिले तो भी ये भी बहुत रिमार्केबल मतलब अच्छे सिम्पटम्स है। कई बार ऐसा होता है ये ऐसे भी काम में आ जाते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हाँ, ओके। तो ये ज़्यादातर हानामनियन क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है और इसका खाली पर्पस है रेडी रेफरेंस का ही पर्पस है। और कई बार मतलब मटीरिया में सिंथेसिस कई जगह उन्होंने 2 या 3 सिम्पटम्स ऐसे अ, मिक्स करके मतलब सिंथेसाइज़ करके भी रखे हुए हैं। तो ये इस रेपर्टरी में ये कॉमन है, कई जगह ऐसा आपको पाया जाएगा कि 2-3 सिम्पटम्स मतलब कन्वीनियंसी के हिसाब से उन्होंने रखे हैं, फिट किए हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब ये कुछ केसेस की मैं बात करूँगी, जैसे जो केसेस जिसको कैंट रेपर्टरी से हमने सॉल्व किया है, ऐसे कुछ केसेस है सॉरी नर रेपर्टरी से सॉल्व किए हैं, ऐसे कुछ केसेस है और होप करती हूँ कि आप भी अपने प्रैक्टिस में ये रेपर्टरी यूज़ करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कई बार कि ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे सामने होती है, क्योंकि हम उसको हमने कभी देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसीलिए हमको उसका वर्थ नहीं पता होता है। तो एट टाइम्स जभी भी मेरा ये एक सजेशन है कि जभी भी आपको पैथोलॉजिकल कोई भी केसेस मिले या तो आपको थेरेपेटिक मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले नर आप देख ही लेना। और अभी एक बहुत ही अच्छा अगर आप कोई भी ज़्यादातर लोग अभी प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम में भी अगर आप जाओगे, यूज़ करोगे तो कोई भी आप क्लिनिकल क्लिनिकल केस अगर होगा या तो क्लिनिकल कंडीशन भी अगर आप ऐप में ऐड करोगे, तो उसमें आप कॉमनली देखोगे तो नैर रेपर्टरी के सिम्पटम्स आएँगे ही। जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होते हैं तो मॉडर्न में वो दिखाई देते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज़ वाले। पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो जैसे अपने को ट्राइजेमिनल बोला तो वो तो यूजुअली कॉमन है ट्राइजेमिनल पर जैसे डिस्टोशिया बोला तो ऐसे कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो वो कभी ऐसा हो सकता है कि कैंट में ना मिले बीटीपीपी में ना मिले बीपीसीआर में ना मिले और नेर में तो दिखाई ही देगा तो जब भी आप ऐप यूज़ करो या जब भी आप प्रोग्राम यूज़ करो, तो ये मेक श्योर करो कि ये नर रेपर्टरी में है कि नहीं और नर रेपर्टरी में है तो कैसे दिया है उसको। ये खास मेक श्योर करो तो उससे भी काफ़ी आपको रिज़ल्ट्स आपका जो सक्सेस रेशियो है, मतलब क्लिनिक में वो भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर एक ये केस की मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा केस था जैसे चाइल्ड 1 साल का चाइल्ड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ कुछ हमारे ऐसे
जो भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स हैं अलाइड साइड के, तो वो कांटेक्ट में है, समहाउ सर्कल की वजह से कॉमन कांटेक्ट में है। तो मेरे ऐसे कांटेक्ट में एक पीडियाट्रिक डॉक्टर भी है, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मेडिसिन वाले हैं, स्किन वाले भी हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके हॉस्पिटल में ऐसे अगर केसेस आते हैं, थोड़े टफ केसेस आते हैं, और पेशेंट में बी या तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि पेशेंट अभी उनका जो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन सब दे दे दिया है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो लास्ट रिसोर्ट के तौर पे होम्योपैथ को बोलते हैं कि अगर देखो ये ऑलरेडी अभी हमारा रोल यहाँ खत्म होता है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो यू कैन हेल्प मी। तो ऐसे ही ये केस था, चाइल्ड वाज एडमिटेड, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट था, कंटिन्यूअस एपिलेप्टिक सीजर्स था उसको। एपिलेप्टिक सीजर्स की वजह से तभी हाई ग्रेड फीवर था, और कॉन्शियसनेस आता था जाता, मतलब रीगेनिंग कॉन्शियसनेस ड्यू टू द वो थोड़ी थोड़ी बार में उसका कॉन्शियसनेस चला जाता था। तो 1 साल का बच्चा, अगर पेरेंट्स लेके आते हैं, ये सब चीज होते हैं, 1 वीक से एडमिट है, तो बट नेचुरल डॉक्टर को भी ऐसा होगा कि अभी मैं क्या करूँ, तो उन्होंने हमारे से कंसल्ट किया, होम्योपैथ को कंसल्ट किया, और तब जाके तभी हमने ये रूब्रिक नर रेपर्टरी में देखा था, और कॉन्शियसनेस ये इसी के लिए उस पर है, मैं आपको दिखा देती हूँ रूब्रिक। मैकफॉस 1 m प्रिस्क्राइब किया था उसको, बच्चे को। हाँ, देख सकते हो यहाँ ये ब्रेन ब्रेन कन्वर्सिव विथ अनकॉन्शियसनेस एंड सिम्टम्स। एक ही रेमेडी है, 3 मार्क मैकफॉस रेमेडी है, नर रेपर्टरी में इनर हेड में ये सिम्टम मिला था। मैकफॉस पेशेंट को दिया, जैसे लग वाटर में दिया था, और 1 दिन पूरा दिया, और रिपीटेड डोजेस देने पड़े उसको रिपीटेडली, और दूसरे दिन जो ये अनकॉन्शियसनेस, मतलब बार बार चला जाता था, वो जो होता था, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई, वो कॉन्शियस होने लगा, रिगेन कर पाया वो चाइल्ड, और फिर वो स्टेबल हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल केस ऑन द बेसिस ऑफ द नर रेपर्टरी। ये एक कॉम्बिनेशन जैसे काम करा, मतलब थेरेपी ने 2 थेरेपी दिया था, एक थेरेपी ने सपोर्ट किया, दूसरी थेरेपी ऑलरेडी थेरेपी चल रही थी। तो ये कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छा है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं उनको को, क्या वो हमारी हेल्प से ले सकते हैं, इसमें नर रेपर्टरी बहुत अच्छी काम की। दूसरा केस था, वो था डिस्टोशिया का। डिस्टोशिया आपको पता ही होगा, और ये नंबर ऑफ केसेस आपके पास भी आएंगे, अगर आप फीमेल हो तो भी आएंगे, मेल हो तो भी आएंगे। डिस्टोशिया मतलब डिफिकल्ट लेबर। यूजुअली डिस्टोशिया कब होता है, क्यों होता है, वो तो सब आप गायनिक में पढ़े होंगे। तो डिस्टोशिया हाँ, तो डिस्ट्रोशिया की अगर हम बात करें, तो डिफिकल्ट लेबर, तो टिपिकली कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पेल्विस बहुत छोटा होता है, और जो बच्चा होता है, बच्चा का जो हेड है वो अगर बड़ा है, या वो फंस जाता है, ऑकवर्डली फंस जाता है, तो वो उसको डिस्टोशिया मतलब डिफिकल्ट लेबर बोलते हैं, या तो फिटस की पोजीशन उस तरह से होती है, तो कई बार डिलीवरी होने में तकलीफ होती है। और देखा जाए तो इथिकली ये सब चीज थोड़ा रिस्क जैसा है, तो इस केस में ऐसा भी है कि होम्योपैथ को भी पूछा गया है, और क्योंकि देखो इस केसेस में ऐसा होता है कि या तो कोई पहचान का होता है डॉक्टर, या तो फिर उसके रिलेटिव कोई पहचान के होते हैं, तो वो अलाउ कर देते हैं।
तो उसमें एक रेमेडी है, वो सर्विक्स को मतलब सर्विक्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड नॉर्मली नहीं होती, तो उसकी वजह से भी ये डिस्ट्रोशिया होता है। और इसकी कॉमनली रेमेडी आपको पता होगा कि टेंट में भी दिया है ये, बीपीसीआर में भी दिया है, पर आया कहाँ से? ये आया नर्व से। ये नर्व से आया है। इन सच केसेस कोलोफाइलम 30 अगर रिपीटेडली आप दो, तो पूरी तरह के अच्छी तरह से डिलीवरी भी होती है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफिकल्टी वो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है यूट्रस का, वो कोलोफाइलम से होता है। तो ये एक रूब्रिक दिया है नर रेपर्टरी में, बहुत ही अच्छा रूब्रिक है और फ्रिक्वेंटली यूज्ड रेमेडीज हमने हमारे कॉलेज में भी, इवन गायनिक के पेशेंट्स को भी ये रेमेडीज दिया है और उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये मार्क किया है मैंने, जैसे रेड लाइन से जो मार्क किया है, प्रेगनेंसी पार्चुरेशन वो चैप्टर है, प्रेगनेंसी पर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो वहां ये रूब्रिक है, डिफिकल्ट डिस्टोशिया। डिस्टोशिया ब्रैकेट में, और जो भी कंडीशंस है, ये रेपर्टरी में जो भी कंडीशंस है उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशंस ब्रैकेट में दिया है। तो डिस्टोशिया बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, वर्थ मतलब जानना ये जरूरी है कि होम्योपैथी में भी ऐसी चीजों के लिए दवाई दी जाती है। काफी कुछ पता नहीं था पहले, तो जैसे उसका कोलोफाइलम इज अ रेमेडी, कॉस्टिकम इज आल्सो 4 मार्क रेमेडी, पर हमने कोलोफाइलम दिया है और मैं कोलोफाइलम ही देती हूँ, प्रोवाइडेड अगर कॉस्टिकम का कोई दूसरा इंडिकेशन हो तो ही उस पे जाती हूँ, पर कोलोफाइलम फ्रिक्वेंटली प्रेस्क्राइब्ड। और कई बार ऐसा होता है एंटीनेटल में भी पेशेंट्स आते हैं, एंटीनेटल चेकअप के दरमियान, तो तभी भी कोलोफाइलम हम जैसे रूटीन एंटीनेटल में भी कई बार मैंने प्रेस्क्राइब किया है लोअर डोजेस में। तो लास्ट स्टेज में, मतलब एंड स्टेज में, जब ये डिलीवरी के नजदीक है, तो कॉन्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम नहीं आता है पेशेंट को। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। यस। फिर एक तीसरी केस के बारे में बात करेंगे, तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन। अच्छा, ये रूब्रिक मैंने फाटक रेपर्टरी, फाटक रेपर्टरी में फर्स्ट बार मैंने ये रूब्रिक पढ़ा था, तभी मुझे पता नहीं था कि ये रूब्रिक बेसिकली नर रेपर्टरी से आया है। तो एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, ट्रांसवर्स पोजीशन व्हेन हेड इज नॉट फिक्स्ड। कई बार नहीं, मेजोरिटी टाइम्स ऐसा होता है कि जब ये सोनोग्राफी कराओ, कुछ मतलब एडवांस स्टेज की, मतलब एडवांस मतलब 9 मंथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, जब जो हेड एंगेज हो जाता है वो स्टेज की बात नहीं है, पर उसके पहले 8 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन करेक्ट नहीं होती है। ये पोजीशन करेक्ट नहीं होती है, तो मेरे जब हम यूजी में थे तभी सर लोग हमको सिखाते थे कि फाटक रेपर्टरी में ऐसा दिया है, तो आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड कि फाटक रेपर्टरी में दिया है, फाटक रेपर्टरी में ऐसा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। पर कहाँ से आया वो बाद में पता चला कि वो नर से आया है। तो बेसिकली नर रेपर्टरी में ये एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, कोई भी पोजीशन अगर एबनॉर्मल है उसको रेक्टिफाई करनी है, तो आप ये मेडिसिन दो, और रिमार्केबल वंडरफुल रिजल्ट, बट श्योर एंड 100% रिजल्ट इज देयर। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी पार्चुरेशन लैक्टेशन चैप्टर में अगर देखा जाए, तो एबनॉर्मल एबनॉर्मल लाइंग ट्रांसवर्स पोजीशन पल्सेटिला रेमेडी दिया गया है, पल्सेटिला रेमेडी दिया गया है। कई बार देने से, पल्सेटिला मॉडरेट पोटेंसी में देने से ऐसा होता है कि बाद में अगर सोनोग्राफी करा हो तो पोजीशन रेक्टिफाई हो गई होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, और क्लिनिकली प्रूवन, कैन बी यूज्ड इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस आल्सो। तो चौथा केस अगर हम बात करें, नाउ
दूसरे जो काफी काफी केसेस ऐसे हैं जो सिंगल रेमेडी में हमने दिए हैं और उसका काम भी किया है। यूजुअली हम सोचते हैं कि तब पोटेंसी कौन सी दी जाए, क्या कौन कितने टाइम तक हमको उसको रखना है। तो ये सब काफी काफी क्वेश्चंस उसके बाद हमको आते हैं माइंड में। तो उसके लिए पहले तो अगर पैथोलॉजिकल है कि अगर थेरापेटिक है तो उसमें फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन अथवा तो फ्रीक्वेंट मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है कई बार, टिल कि वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए, ये होता है। या तो फिर ऐसा होता है कि मेंटल मतलब थेरापेटिक है तो वो कुछ टाइम के बाद आप स्टॉप कर दो रेमेडी, और अगर जरूरत फिर से पड़े तो आप बाद में फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ गैप उसमें आप कर सकते हो जब तक आप श्योर हो कि वही रेमेडी है, वही मुझे चलानी है। अब उसका रोल जब तक उसका रोल पूरा नहीं हो जाता है, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको मेडिसिन दे सकते हो। और स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर वो आपका कंप्लेन पूरा हो गया है तो उसके बाद आप जस्ट स्टॉप कर सकते हो। फिर ये चौथा केस उसके बारे में अगर हम बात करें तो पेशेंट का नाम शिवांश गांधी अभी है। पेशेंट काफी टाइम से, जैसे बॉर्न हुआ था तब से ये पेशेंट आ रहा है। यूजुअली उसको सर्दी खांसी, ये पेशेंट भी बेसिकली पीडियाट्रिक ने रिफर किया था। बॉर्न हुआ था तब से, मतलब जब भी वो एक उसको पहले बहुत ही फ्रिक्वेंटली पीडियाट्रिक के वहां ले जाना पड़ता था हर हफ्ते, और हायर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती थी। तो हमारे बाजू मतलब नजदीकी है एक नर्सिंग होम है, पीडियाट्रिक का है, क्लिनिक है। तो ऐसा बार बार उसको एडमिट करना पड़ता था, तो सर ने ही बोला कि हाँ आप ऐसा हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करो। तो ऐसा हुआ उसके बाद, जैसे बॉर्न होने के तुरंत बाद, मतलब एक आध 2 महीने के बाद फ्रिक्वेंटली अगर पेशेंट को एडमिट होना पड़े तो पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद वो लोग 2-3 महीने वहाँ मेडिसिन कराने के बाद यहाँ होम्योपैथी में शिफ्ट हुए। अभी ये बच्चा 4 साल का हो गया है। ये मिनट, મારે લેક્ચર છે હા, આ લેક્ચર છે લેક્ચર। हाँ ये सर ने फोन करो। हाँ डोज कहिए। तो ये जो शिवांश गांधी की हम बात कर रहे हैं, अभी वो 4 साल का है, छोटा थे तब से आ रहा था। तो अभी जब से ये स्टार्ट किया होम्योपैथी मेडिसिन, उसके बाद उसको एडमिट करना नहीं पड़ा। जो फ्रीक्वेंट वो पहले इनिशियली कफ कोल्ड के लिए ही आता था। इस उसका ही केस है। अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब यस्टरडे वो आया था। तो ये फीवर थी, उसको बॉडी में पेन, मतलब ठंडी लग के फीवर आता था, और थोड़ा रैशेस भी हो गया उसको। रैशेस हो गया था तो मम्मी ने कुछ पैरासीटामोल दिया था। और ये पेशेंट को देख सकते हो। हम्म, उसको कोपाइवा दिया मैंने। क्यों कोपाइवा दिया? फीवर चैप्टर में, ये देखो फीवर चैप्टर में इरप्शंस विथ चिल आफ्टर, उसमें कोपाइवा सिंगल मार्क, 3 मार्क रेमेडी। और उसको, हाँ, पूरे ऐसे फफोलो जैसा हो गया था। बरोबर। तो ऐसा कंसिडर करके दिया दवाई। उसका फोन भी आ गया, ठीक है, उसको अभी कोई तकलीफ नहीं है। कई बार इरप्शंस
जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फीवर के साथ की जो कंडीशंस होती है, वो कंसिडर करके भी मेडिसिन, मतलब एसोसिएटेड सिम्पटम्स कंसिडर करके भी मेडिसिन देते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अ, फिर इसके बाद ये केस फेशियल पाल्सी का, मैडम टीचर टीचर है इनफैक्ट, और इनको जाना होता है, मॉर्निंग में क्लासेस होती है 7 बजे, स्कूल में है। तो ये एक फ्रेंड ने, उनके फ्रेंड जो हमारे यहाँ आते थे, उनको रिफर किया था उन्होंने। उनको जैसे फेशियल ट्विचिंग, मतलब ये जो एक साइड का है, वो पैरालिसिस, फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया था, और काफी टाइम से वो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे थे, लगभग 1 डेढ़ साल से तो वो ले ही रहे थे मॉडर्न मेडिसिन। और उनको डेली अटैक आता था, डेली, जैसे पैरालिसिस का जो अटैक है, मतलब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में जो ट्विचिंग होता था, वो उनका रोज का था। एंड कंसल्टेशन कराने के बाद, एंड नाउ फाइनली आफ्टर लास्ट कंसल्ट, वो उसके बाद उनको जो रोज होता था, उसमें बहुत ही कमी, मतलब कम हो गया उनको होना। और खाली पैथोलॉजी पे कंसिडर करके, खाली पैथोलॉजिकल सिम्टम्स और हेडेक और ट्विचिंग, और वो उनका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो उन ट्विचिंग विच स्टार्टेड, हर बार ये पैटर्न उनका होता था कि उनका जो भी ये पैरालिसिस का जो ट्विचिंग होता है ना, वो ब्रोज से स्टार्ट होता था, और कंटिन्यू रहता था। और वो कंसिडर करके स्पाइजल या 200 इनफ्रीक्वेंट डोजेस उनको दिए। और काफी, अभी तो वो पूरा बंद ही हो गया उनको। एक खाली वीडियो उनका मैं दिखाती हूँ, देखो ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, देखा पूरा एक साइड खींच रहा है, दिखा। ये पेशेंट ने ये उनका जो वीडियो है ना, मतलब जो पास्ट में जो होता था, ये वीडियो उन्होंने दिखाया था कि मुझे इस तरीके से होता है। और ये कंसिडर करके, आपको मैं दिखा देती हूँ, साइडेड पूरा मुड़ा हुआ है। ये कंसिडर करके उनको रेमेडी दी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छे चैप्टर्स है, उसमें नर्व्स एक चैप्टर है, नर्व्स में दिया गया है ये कोल्ड फ्रॉम टेकिंग नर्व रेपर्टरी नर्व्स न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया जो होता है स्पेशली कोल्ड में होता है, वो उनका, जब भी मैंने पूछा था तभी उन्होंने ऐसा बताया, ये कंसिडर भी किया था कि ये मुझे स्टार्ट हुआ, विंटर में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट बार। तो मैंने पूछा कि कब, कहाँ जाते हो, कब जाते हो, जैसे वस्त्राल बहुत ही दूर है, उनका स्कूल मणिनगर में है, तो मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर जितना उतना ट्रैवलिंग था उनका। मॉर्निंग में 6 o'clock वो जाते थे, और वो स्कूटर पे जाते थे, तो वो कोल्ड एयर की वजह से उनको ये अटैक स्टार्ट हो गया। इनफर्टिलिटी का भी कुछ उनको इश्यू तो था ही। और ये कंसिडर करके उनको मेडिसिन दिया, स्पाइजेलिया, ये 3 मार्क वाला है। स्पाइजेलिया का ब्रोज कंसिडर करके, ओरिजिन करके स्पाइजेलिया दिया है, भले ही 4 मार्क मर्क और कैमोमिला है, तो स्पाइजेलिया उसमें दिया है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिम्टम्स लास्ट रिसोर्ट में मटीरिया मेडिका यू हैव टू वो देखना पड़ता है, तो मटीरिया मेडिका का ये सिम्टम, ये देखना है कि कंडीशन है, एलिमेंट्स है, कोल्ड से है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, उसको शुरुआत कैसे हुई, ये कंसिडर करके स्पाइजेलिया दिया था। उसको हेडेक्स
हर बार मतलब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद हेडेक्स चालू ही हो जाता था। तो ये सब भी कंसिडर करना है। अगर नंबर ऑफ रेमेडीज़, ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ दिया है, तो उसको फाइनल मतलब इन्फ्लुएंस के लिए ये कौन-सा मेडिसिन आएगा ये देखने के लिए हम लोग लास्ट रिसोर्ट मटीरिया मेडिका में देख लेना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा केस था, बहुत सिखाया भी मुझे। ये केसेज़ ही सिखाते हैं अपने को कि कैसे-कैसे केसेज़ को नेक्स्ट हम डील कर पाएँगे। और कई बार ऐसा होता है रिमार्केबल कि अगर ऐसा एक केस आया तो उसके बाद के सभी केस ऐसे ही आएँगे, मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया वाले ज़्यादा केस आएँगे, अगर रीनल स्टोन के आते हैं तो उसके ही ज़्यादा केस आएँगे। तो उसमें से ही अपने को सीखना मिलता है। ये एक दूसरा केस है, गर्ल का 5 साल की बच्ची, बहुत ही मतलब वार्ड्स वार्ड्स वायर टाइप्स, बहुत टाइप्स होते हैं, वायरल वार्ड्स होते हैं, कई बार अ, वायरल वार्ड्स होते हैं, टच से भी हो जाते हैं। तो ये सब के लिए भी अच्छी मेडिसिन्स दी है, बोरिक में दी है, बेसिकली वो नर रेपर्टरी में से ही आई है। ये गर्ल, उसका पिक्चर है मोबाइल में, यहाँ मैंने नहीं रखा है। गर्ल एज्ड 5 ईयर और उसको फेस पे वार्ड्स थे 5 महीने से। इचिंग-विचिंग कुछ भी नहीं था और फ्लैट वार्ड था। तो ये कंसिडर करके उसको एक रिकरेंट कोल्ड कफ की हिस्ट्री थी, फादर को एसिडिटी एंड मदर वाज़ हेल्दी। ये कंसिडर करके नर रेपर्टरी में अपर फेस वार्ड्स फ्लैट एक ही रेमेडी दी गई थी, सेपिया। सेपिया उसको खाली 15 दिन खिलाई, 15 दिन खिलाई, 16वें दिन उसका वार्ड गिर गया। तो ये एक बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिला, वो जल्दी याद भी रह जाता है कि वार्ड्स का कंडीशन है। बेसिकली स्किन कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, डिफिकल्ट होते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, टाइम भी लेते हैं। पर ये केस में मुझे याद है कि ये 16वें दिन वार्ड चला गया था। तो पेशेंट भी खुश, मैं भी खुश कि इतना जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो कितना अच्छा रूब्रिक उन्होंने, कितना क्लिनिकली इस स्टालवर्ड्स ने वर्कआउट किया होगा इसके लिए। और सच में ये करना अभी तो बहुत टफ है, इतना प्रूविंग्स, इतना फाइनर वे से करना। ये एक दूसरा केस है। अ, अभी ज़्यादातर मैं पिक्चर्स और केस ही बताऊँगी आपको रिटर्न में। काफ़ी कुछ केस है, टाइम मेरे पास कम है, इसीलिए ये वाला एफ्टस साइट देखो, एफ्टस की साइट, और ये टेस्ट टंग एफ्टस रूब्रिक मैंने लिया था नर रेपर्टरी में। बेसिकली नर रेपर्टरी में खजाना है, पूरा खजाना भरा हुआ है। मर्क साइनेटम रेमेडी, मर्क साइनेटम मर्क कॉर यूजुअली देती थी मैं, मर्क कॉर देखती थी, पर इसमें ऐसा जब भी डिप्थेरिया, फोमिंग अल्सर डिप्थेरिया, ब्रैकेट में पैथोलॉजिकल कंडीशन लिखा है, ये खाली कंसिडर करके डिप्थेरिया है, एफ्थाई है, तो ये कंसिडर करके मर्क सैनेटम दिया उसको। ये पेशेंट जब ये आया ना, तभी उसको बोलने में दिक्कत होती थी, खाने-पीने में, इवन पानी भी निकलने में ये दिक्कत होती थी। ये 2 के या 3 डोज़ेज़ देने के बाद उसको सब तकलीफ चली गई। तो ये भी एक सुपर्ब रिज़ल्ट मिला है। फ्रेकल्स फ्रेकल्स की मैंने जो आपको बात की थी, वो पेशेंट की बात की थी। एक तो कॉम्प्लेक्शन की बात की थी, पर फ्रेकल्स का एक है पिक्चर है। उसमें फेरम, फ्रेकल्स के लिए फेरम का मुझे कभी नहीं पता था। जब पता चला जब इन रेपर्टरी पढ़ी, फ्रेकल्स के लिए फेरम, न्यूरेटिक एसिड, ग्राफाइटिस, फ्रेकल्स, फेरम, खाली सिंपल फेरम ही दिया है।
प्रेपकल्स में ये दूसरी साइड है, पर रिजल्ट दोनों साइड सेम था, तो काफ़ी उसको मतलब 1 आध महीने में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। फ्रेकल्स यूजुअली कहा जाता है ना, फ्रेकल्स 80% तक ही जाते हैं और फिर बाद में चले मतलब कुछ एज के बाद जब ये मेनोपॉज़ आ जाता है उसके बाद वो लाइट हो जाता है, पर स्टिल 80% तक ही जाता है। तो इसमें तो काफ़ी रिज़ल्ट मिला उसको। ये केस एंडोमेट्रियोसिस का जिसमें एंडोमेट्रियोसिस पता है बीमारी है आपको? एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है गर्भाशय की जिसमें जो यूट्रस की बाहर जो नसें होते हैं वो फट जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो कई बार इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है, मतलब एक कॉज़ है इनफर्टिलिटी के लिए, बच्चा नहीं होना है, क्योंकि बच्चेदानी में ये तकलीफ है, बच्चेदानी के बाहर ये तकलीफ है एंडोमेट्रियोसिस, तो उससे बच्चा रहने में दिक्कत होती है। तो ये एक केस, ये खाली एक वीडियो लिया था उनको क्या तकलीफ थी। तो हाँ, ये फाइब्रॉइड है, इंटरस्टिशियल, उनको फाइब्रॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड की थी, यूएसजी कराई, उसमें एंडोमेट्रियोसिस आया और उनका ट्रीटमेंट यूस्टिलिगो से स्टार्ट किया था। यूस्टिलिगो से स्टार्ट किया था उनका ट्रीटमेंट, नर रेपर्टरी में फाइब्रॉइड, ये उसमें 2 रेमेडीज दी थी, थूजा और यूस्टिलेगो। यहाँ 2 मार्क है, पर क्योंकि ब्लीडिंग ऐसा था, ब्लीडिंग कंसीडर करके उनको यूस्टिलेगो दिया था और उसके बाद उनका ब्लीडिंग एकदम बंद हो गया और जो मेनोपॉज़ होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से मेनोपॉज़ हुआ। जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग था उनको वो सब स्टॉप हो गया यूस्टिलेगो से। अ, हमारे पास मैडम हमारे पास टाइम है क्या? आप बात कर अभी सकते हैं क्या? हाँ जी, अभी 7 मिनट्स हैं। आप एक केस या दो केस डिपेंडिंग अपॉन। 7 मिनट्स है, ओके। तो खाली ये एक केस मैं बता देती हूँ आपको। ये क्रूनल स्टोन का केस है और मजीठिया, निशांत मजीठिया पेशेंट का नाम। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 2 बार लिथोट्रिप्सी कराई, उसके बाद भी उनको स्टोन हो गया। फिर उनको लिथोट्रिप्सी पर से विश्वास उठ गया और फिर वो होम्योपैथी के लिए आए और रिकरेंट स्टोन की हिस्ट्री, उनको बर्निंग ऑर्गन्स, सॉरी यूरिनेशन ऑर्गन्स, उसमें कैल्क्यूलाई कैल्क्यूलाई और उसमें बर्निंग, उसमें लाइकोपोडियम एक रेमेडी है, तो वो लाइकोपोडियम देने के बाद उनको यस स्टोन निकला और स्टोन निकलने के बाद स्टोन के लिए बहुत सारी दूसरी भी रेमेडीज है, लेकिन उनको लाइकोपोडियम से ही ये अच्छा रिजल्ट मिला। ये उनका स्टोन, मैडम स्टोन निकल गया, उन्होंने स्टोन का फोटो भेजा, ये थैंक गॉड, देन दैट्स ग्रेट थिंग। ये उन्होंने स्टोन जब भी निकला उसका फोटो भेजा। काफी देखो ये स्टोन आपको यहाँ दिखाई देगा, 7 mm साइज का स्टोन था अपर के लेग्स में और दूसरा भी 5 mm 6 mm, मतलब काफी मल्टीपल स्टोन्स है, उसमें से एक स्टोन उनको निकला और वो उन्होंने दिखाया, लाइकोपोडियम से ही दिखाया। ये पेशेंट को ट्यूमर्स मैमी में, ये भी अभी भी 2-3 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑनगोइंग मतलब मेडिसिन इसके लिए चल रही है, प्रेगनेंसी पार्चुरेशन लैक्टेशन में मैमे ट्यूमर्स। यहाँ मेमोरी मतलब अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर्स है तो ये प्रेगनेंसी पार्चुरेशन के अंडर दिया गया है उन्होंने,
ट्यूमर्स अगर ब्रेस्ट में है, हार्ड है, स्टोनी है, कोनियम 4 मार्क दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। काफी लोग क्या करना है, मतलब सोचते हैं कि क्या करेंगे, ट्यूमर्स है तो कुछ होगा, कुछ नहीं है। अगर पेन नहीं है पेशेंट को, पेन नहीं है तो गो फॉर ऑल द टाइप ऑफ टेस्ट या उनको स्कैन कराओ, जो भी कराओ। अगर पेन है, पेशेंट को ट्यूमर्स ब्रेस्ट में पेन है, तो आप सीधा कोनियम देखो, तो कौन सा हार्ड पेन है तो कैलकेरिया फ्लोर। तो ये कंसिडर करके देखो, 4 मार्क इन्होंने दिया है सर ने, नर्स सर ने, तो डायरेक्ट ही इंडिकेशन है कोनियम दो। तो ये पेशेंट को कोनियम देने के बाद बहुत ही बड़ा गांठ था और एकदम कम हो गया ये गांठ। तो ये उसे उनका दूसरा वीडियो है। डॉक्टर ध्वनि का आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मैम। ओके ओके। हाँ जी। हाँ ये मिस्टर मिसबाहुल फिरदौस पूछ रहे हैं, जेंतो आजमा, मतलब जो ये जेंतो एग्जामा आई लिट्स के ऊपर हो जाता है, वो हाँ उसके लिए आप नर रिपर्टरी में क्या चैप्टर देख सकते हैं? हाँ, ज़ैंथोलोज़्मा एडिपोज टिश्यू से होता है और वो आईज में आपको मिल जाएगा। ज़ैंथोलोज़्मा दिया है, ओके। बरोबर। और वो जनरली उसके लिए आप रेमेडीज मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो आई में दिया है। ज़ैंथोलोज़्मा डायरेक्ट रूब्रिक ही दिया है। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे पूछ रहे हैं डोजेस रेपिटेशन, डोज कितना हाँ, रिपीट करते हैं? डोज रिपीटेशन में ऐसा है कि मैडम अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो यू नीड टू स्टिम्युलेट, तो फ्रीक्वेंट स्टिम्युलेशन देना पड़ता है अगर पैथोलॉजी है, उस हिसाब से। अगर पैथोलॉजी मतलब अगर पैथोलॉजी नहीं है, खाली थेरापेटिक है, तो आप वो कंसीडर कर कौन सी कंडीशन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्टोन मतलब जैसे ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है, तो आपको पता ही चल जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा है तो मुझे कब तक मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, 1 महीने 2 महीने। तो डोजेस या तो आप ट्वाइस बीडी दो और लोअर पोटेंसी दो। लोअर पोटेंसी इज अ सेफेस्ट। और कैंसर है, मतलब जो भी स्टालवर्ड्स है, जो कैंट सर से आगे मतलब हनेमन सर है, तो वहां से वो लोग ज्यादातर लोअर डोजेज ही इंडिकेट करते, मतलब रेकमेंड करते थे। ज्यादातर लोअर डोजेज वो सेफ है, और खासकर पैथोलॉजिकल कंडीशन में लोअर डोजेज देना चाहिए। यहाँ पे मैम आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, और मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कैसे हम नर्व रिपर्टरी यूज करते हैं, आपने सॉफ्टवेयर दिखा के विद केसेस जो आपने दिखाया, दैट इज वेरी कमेंडेबल। मतलब इससे अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कोई नहीं रास्ता हो सकता। जिस तरह हम थ्योरी तो स्कूल कॉलेजेस में भी हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से हमें यूज करना है, कैसे हमें रूब्रिक्स देखने हैं, कैसे हाँ कैसे हमें सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर और उन हेडिंग्स के अंदर हमें किस तरह से देखना है। नर रिपर्टरी बहुत कम लोग यूज करते हैं, पर ये जो स्पेसिफिक रिपर्टरीज हैं, जैसे कि फाटक है, नर है, मर्फीज रिपर्टरी है, जो स्पेसिफिक है, या डॉक्टर क्लार्क्स की रिपर्टरी है, जहाँ पे ये आपको छोटे छोटे सिम्टम्स जो है, केंट, बोरिक और बोनिगसंग आर वास्ट लिटरेचर्स, है ना। और बाकी जो ये छोटी रिपर्टरीज हैं, ये कहने को छोटी हैं, पर ये एक अलग इंसाइट प्रोवाइड करती हैं हमारी प्रैक्टिस में। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था डॉक्टर ध्वनिका का। इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, और आशा करती हूँ आगे भी आप बहुत सारे ऐसे ही अलग टॉपिक और अलग केसेस के साथ प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू और थैंक यू। या तो अब हमारे एक्चुअली हिंदी सेशन का टाइम हो गया है। डॉक्टर ध्वनिका ने अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, जो कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर ध्वनिका, बहुत बहुत धन्यवाद आईएफपीएच की तरफ से। और अब हिंदी सेशन का हमारा टाइम हो गया, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकल को।